देखिए मैंने जब आपको ये स्टार्ट किया था संविधान, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इसका, और राज व्यवस्था, तब आपको संक्षेप में एक चीज मैंने स्पष्ट की थी, ये दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है। एक भाग इसका दार्शनिक भाग बोलते हैं, जिसे फिलोसफिकल पार्ट कहते हैं। और मैंने इसमें क्या क्या बताया था, आप क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं, सॉरी फंडामेंटल राइट्स पहले पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल अधिकार हमने समझाए थे, राज्य के नीति निषेध तत्व समझाए थे, और मौलिक कर्तव्य बताए थे। और इसी में अगर हम देखें तो हम प्रम्बल भी पढ़ लेते हैं, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। हम लोगों ने इस हिस्से को कवर कर लिया। दूसरा जो पार्ट होता है वो कहते हैं प्रशासन का या सरकार पढ़ते हैं। मेन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सरकार, समझे। और सरकार के अंग पढ़ेंगे। अंग मीन्स क्या है, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। इसी में हम लोग ये देखेंगे कुछ सरकार की संस्थाएं पढ़ेंगे। संस्थाएं कई तरीके की होंगी, संवैधानिक होंगी, असंवैधानिक भी होंगी, गैर संवैधानिक भी होंगी, विधिक भी होंगी और कार्यकारी भी होंगी। मीन्स हमें अब बेसिकली केवल 2 चीजें ही पढ़नी है, सरकार और उसके अंग, और साथ में क्या पढ़ना है, हमें संस्थाएं पढ़नी। ठीक है, तो हम पहले आपको समझाने जा रहे हैं कि सरकार किसे कहते हैं और संस्थाएं कौन सी हमें पढ़नी है और संस्थाएं कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो हमें समझना है, बहुत संक्षेप में समझने पे ज्यादा फोकस करना है कि सरकार क्या है। तो पहली हेडिंग बनाएंगे आप, सरकार। सरकार, अगर हम एक की वर्ड में कहें तो हम ऐसे कहें कुछ व्यक्तियों का समूह, कुछ व्यक्तियों का समूह। पहला इस टर्म को थोड़ा समझें। सरकार में सभी व्यक्ति नहीं होते हैं, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, उसके कुछ व्यक्ति होंगे जिनका एक समूह होगा और वो शासन को संचालित करेंगे, और वो शासन की एक स्पष्ट पद्धति होगी, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सरकार। जैसे हम अपने भारत के बारे में समझते हैं, भारत में हमें पता है इस समय एक गठबंधन है एनडीए, ठीक, जिसकी मेन रूलिंग पार्टी बीजेपी। केंद्र सरकार में केंद्र सरकार जिसे हम कहते हैं, उस स्तर पर हम देखें तो उनके कुछ व्यक्तियों के एक समूह है, ग्रुप है, और वो आपको पता है मिलकर क्या करना है, सरकार को संचालित करें। सरकार का मतलब मैंने क्या बताया कि शासन को संचालित करेंगे। अब ये शासन शब्द भी यहां समझना है। शासन का मतलब है कि सार्वजनिक नियम कौन से लागू होंगे उस देश में, उस राज्य में। जैसे वो ये निर्धारित नहीं करेंगे कि आप कितने घंटे सोएंगे, आप क्या खाएंगे या आप क्या पिएंगे। वो ये निर्धारित करेंगे कि सड़क पर जब आप चलेंगे तो सड़क यातायात के नियम क्या होंगे। वो ये निर्धारित करेंगे कि यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी होगी। वो ये निर्धारित करेंगे कि यहाँ की राजनीतिक पद्धतियां कैसी होंगी। वो ये निर्धारित करेंगे कि किसी का शोषण ना हो, मीन्स सामाजिक और आर्थिक नीतियां कैसी होंगी। ये कौन करता है, हमारे यहाँ सरकार करता है। जैसे हम देखते हैं कि इस समय समय पर धर्मांतरण के विरुद्ध कई विधेयक आ रहे हैं, मतलब धर्म और राजनीति के बारे में कई परिप्रेक्ष्य आ रहे हैं। विकास के एजेंडे, जैसे हमें पता जब नेहरू ने शासन किया या इंदिरा गांधी ने, तो वो समाजवादी केंद्रित सत्ता चलती थी। समाजवादी का मतलब 4-5 पिलर समझ लीजिए, जिसमें कहते हैं संसाधनों का विकेंद्रीकरण पर फोकस किया गया, जिसमें सभी की समानता पर फोकस किया गया, जिसमें यह कहा गया किसी का शोषण ना हो, चाहे वंचित हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर हमने देखा 1991 के बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो हमने एलपीजी पद्धति को अप्लाई कर लिया। उससे पूंजीवाद की ओर हम बढ़ गए। पूंजीवाद में अंतर क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति में भी क्या हो सकती है, संपत्ति का संकेंद्रण हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल दें, पहले देखिए इंदिरा गांधी और नेहरू ने अपने समय में जितनी निजी कंपनियां होती थी उनका वो राष्ट्रीयकरण करते थे, मींस उन्हें सरकारी बनाते थे। और आपने देखा कि जब ये नई सरकार बनी तब बीएसएनएल भी एक संचार की कंपनी थी, उसकी जगह ये जियो लेकर आए।
प्रधानमंत्री खुद गए जियो का क्या किया, उद्घाटन किया। मतलब क्या है कि पूंजीवाद को अब हमारी सरकारें क्या दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। तो हम बताना क्या चाहते हैं कि सरकार समय समय पर शासन में कौन सी राजनीतिक पद्धति अप्लाई करेगी, कौन सी शिक्षा पद्धति अप्लाई करेगी, सड़क के नियम के यातायात क्या होंगे, कैसे लोगों को सुरक्षा देगी या कैसे नहीं देगी, ये पर्टिकुलर उस समय की सरकार निर्धारित करती है। समझे? और ये सरकारें कई स्तर पर होती हैं जिन्हें हम कई नामों से जानते हैं, थोड़ा इसे समझिएगा। जैसे केंद्रीय सरकार भी हम कहते हैं, या राज्य सरकार कहते हैं, या हम कहें कि स्थानीय सरकार कहते हैं। मतलब क्या, क्षेत्र के स्तर पर हम इसे इस आधार से डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी आपने कुछ ऐसे भी नाम सुने होंगे जैसे मोदी सरकार, योगी सरकार। मतलब क्या होता है, जब किसी एक व्यक्तित्व का प्रभाव ज्यादा हो जाता है किनमें, नियम निर्धारित करने में, तब उन परिस्थितियों में हम उस व्यक्ति के नाम से उन सरकारों को बता देते हैं। वो कोई टेक्निकल वर्ड होता नहीं, समझे? या कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा आप हमारे माई बाप हैं, सरकार हैं, इस तरीके के नहीं, तो वो वहां क्या कहना चाहते हैं कि आपके हम हर बात को मानने के लिए क्या है, तैयार हैं। चाहे आप हमारी सामाजिक नीति निर्धारित कर दो कि हमें किससे मिलना किससे नहीं मिलना, चाहे हमारे आप आर्थिक नीति निर्धारित कर दो, और चाहे हमारी राजनीति भी कि हम किसे वोट देंगे ये तक आप बता दो, हम ऐसा कर देंगे। बस, तो सरकार आपको समझ आ रहा है कि सरकार क्या है, कुछ व्यक्तियों का समूह जो शासन संचालित करेंगे उस समय का। और एक बात और याद रखिए, ये लोग हमेशा एक निश्चित काल के लिए ही होते हैं। ये लोग हमेशा कैसे होंगे निश्चित काल, ये कोई परमानेंसी नहीं है इनकी। ये समय पे जैसे आप मान लीजिए, अब इसी आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, या हम कहें कि जो मैंने ये क्लासिफिकेशन किया इनके आधार पर, या हम कहें शासन में कौन किसके आधार पर रहेगा, कई तरीके की सरकारें क्लासिफाइड की गई। अब हम समझाने जा रहे हैं कि भारतीय सरकार कौन सी सरकार चल रही है। ठीक, तो एक बेसिक आपको सरकार शब्द की समझ बन रही है क्या? अभी हम लोग पहुंचेंगे कि जो हमें पढ़ना है मेन सरकार के अंग और वो, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में समझ लो कि सरकार सच में है क्या, नहीं तो सरकारी शब्द ना समझ आए आपको। जैसे पहला एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, आपने सुना होगा, ठीक, और राजतंत्रात्मक सरकार भी होता है। लोकतंत्र की सरकार की क्या है, जैसे अब्राहम लिंकन से अगर पूछा तो उन्होंने कहा कि जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या है, लोकतंत्र है। यानी हम ही लोग क्या है, हाँ हम ही लोग अपने, या हम बहुत संक्षेप में ऐसे कहें, जब जिस शासन व्यवस्था में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए वो लोकतंत्र है। जैसे हमारे यहां प्रयास तो यही किया जाता है कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। देखिए SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक, महिलाओं के लिए भी 2018 में आया था कि 8 में आया था कि 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए। वो बात अलग, अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। या हम कहें कि बाकी लोगों को भी आप देखते पंचायती व्यवस्था पर महिलाओं को 33%, कई स्टेट ने 50% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये लोकतांत्रिक, सभी वर्गों का, सभी लोगों के जब हम सुनिश्चित कर दें तो क्या है, लोकतांत्रिक। इतनी बात समझ में आ रही। दूसरा जो हमें मेन पढ़ना है, हमारे यहां लोकतांत्रिक के लक्षण हैं, ये सच है, लेकिन एक व्यवस्था होती है संसदात्मक सरकार, और एक व्यवस्था होती है अध्यक्षात्मक। अब हमें इन दोनों को ही पढ़ना है। हमारे यहां जो है वो कौन सी व्यवस्था है, संसदात्मक। इसकी हम बेसिक, हालांकि जब हम संसदीय प्रणाली पढ़ाएंगे तो वहां पर संसद की खूब इनकी तुलना करके बताएंगे, यहां पर संक्षेप में समझना इसके बारे में क्या होता है। ये समझने के लिए ये अंक कि हमारे ये सरकार है तो हमें समझने पड़ेंगे सरकार के अंक। तो हम इसी को क्लासिफाइड करने के लिए आपको क्या बताने जा रहे हैं, सरकार के अंक। हालांकि अर्ध अध्यात्मक भी होती हैं, ठीक, एकात्मक सरकारें भी होती हैं, संघात्मक सरकारें भी होती हैं। संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अच्छा देखिए, एकात्मक सरकार क्या होती है अगर कोई पूछे, और दूसरा कोई पूछे संघात्मक सरकार क्या होती है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा थोड़ा। अगर जैसे आप ब्रिटेन में जाएंगे, ब्रिटेन में, तो वहां पर ये मान लीजिए ब्रिटेन है और केवल एक ही सरकार बनेगी वहां, ब्रिटिश की सरकार। लेकिन तो ये कैसी सरकार है, एकात्मक सरकार है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि केवल केंद्र के स्तर पर तो होगी सत्ता, प्रांतों के स्तर पर कोई वहां सरकार होगी नहीं, ठीक। लेकिन अगर भारत में आप आएंगे तो भारत में आपको क्या मिलेगा, एक देखिए केंद्र के स्तर पर सरकार है
और फिर एक प्रांत या राज्य के स्तर पर सरकार होगी। तो संघात्मक की है कि वहां पर दोहरी सरकार होगी, दोहरे से ज्यादा हो सकती, कम नहीं होगी। ठीक, जैसे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर भी होती है, जिसे हम पंचायती व्यवस्था कहते हैं, जिसमें प्रधान का, जिला पंचायत का, ये भी चुनाव होते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए, एक तो लोकतांत्रिक लक्षण, संसदात्मक लक्षण, संघात्मक, क्या एकात्मक है? नहीं। अभी हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये कैसे, और अध्यात्मक भी हमारे यहाँ नहीं है। तो हमने आपको संक्षेप में बताया एकात्मक संघात्मक, समझ में आ रहा है आपको? और हमने क्या बता दिया? लोकतांत्रिक लक्षण बता दिए, क्योंकि भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ संसदात्मक। इन्हें अंतर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सरकार के अंग कौन से होते हैं। तो अच्छा बताइए, जब वो निश्चित लोग हमारी सभी चीजें निर्धारित करेंगे कि कैसे राजनीति चले, कैसे सामाजिक व्यवस्था चले, कैसे आर्थिक चले, तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए कि वो कैसे निर्धारित करेंगे। उसी के आधार पर 3 अंग होते हैं। एक अंग जो होता है सरकार का पहला, जिसे हम कहते हैं विधान मंडल, जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो हम कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं न्यायपालिका। यानी ये हैं उनके 3 अंग। समझिए, एक घर संचालित करना है किसी भी व्यक्ति को, और उसके 3 बेटे हैं, और उसने तीनों बेटों को अपने अपने काम सुनिश्चित कर दिए हैं कि किस बेटे को कौन सा काम करना है। ठीक, तो विधानमंडल क्या, मान लीजिए ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो इससे कहा कि तुम क्या करोगे? कहा कि तुम विधि निर्माण करो। तुम्हारा काम क्या है? विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण। कानून निर्माण तो समझते होंगे। ठीक, कहा ये काम करना है। इससे कहा कि तुम्हारा काम लागू करना है इन्हें। क्या होगा? लागू करना। और इससे कहा कि तुम ये जांच करो कि ये ठीक से लागू हो रही है या नहीं। बात समझ? जैसे ये कहा गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन क्या ये जो लागू कर रहे हैं ये किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं? इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। बात समझ आए? और ये क्या करेंगे कि किसी के साथ ऐसी विधि ना बनाए कि भेदभाव हो। अब समझना है कि अध्यात्मात्मक और संसदात्मक प्रणाली में अंतर क्या होता है। हम संसदात्मक पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए अध्यात्मात्मक पहले खत्म कर देने, क्योंकि वो हमारे यहां नहीं, अमेरिका में लागू होता है। अब क्या है, ये तीनों एकदम ऐसे बिहेव करें कि भाई देखिए, तुम्हें एक दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं। तो समझिए वहां है अध्यात्मात्मक प्रणाली। मतलब क्या है कि जैसे ये जब विधि बनाएं या ये लागू करें और ये इसकी जांच करें, तब ये एक दूसरे से बिल्कुल मतलब ना रखें, मतलब ये पृथक पृथक व्यवहार करें, तो हम कहेंगे वहां है अध्यात्मात्मक प्रणाली। बात समझ? हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार का अध्यात्मात्मक सरकार कौन सी सरकार है? जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में पृथक्करण होता है। बात समझ में आ रही? कुछ एक दूसरे के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं। अब जैसे समझिएगा, हम इसी में पढ़ाने वाले हैं जो इसका अध्यक्ष होगा उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। ठीक, ये सरकार का, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यही राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारे यहां भी यही राष्ट्राध्यक्ष होगा, लेकिन हमारे यहां नाम मात्र का होगा। ठीक, लेकिन अमेरिका में ये राष्ट्रपति क्या होगा? वास्तविक होगा, अध्यक्ष होगा। क्या होगा? इसके कार्य करने, इसकी सहायता करने के लिए इसके पास भी एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान से अब यहीं से पॉइंट समझते जाएगी। इसके पास भी क्या होगी? मंत्री परिषद। लेकिन इसकी मंत्री परिषद जो होगी, ये जिसे भी चाहे उसे अपनी मंत्री परिषद में ला सकता है। मतलब समझ पा रहे हैं कैसे? कि ये चाहे तो अपनी प्रेमिका को ले आए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति क्या करेगा? वो पहले तो उन्हीं को प्रेफरेंस देगा। ठीक, चाहे तो अपनी बिटिया को ले आए, बेटी को लेकर सकता, चाहे तो अपने मित्रों को ले आए, किसी को भी ला सकता है। लेकिन अगर संसदात्मक प्रणाली होगी तो राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन ये जो मंत्री परिषद होगी इसमें इसी के लोग जाएंगे। समझ पाए? यानी विधानमंडल के ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करके कहां बैठाया जाएगा? तो हमारे यहां आपको पता क्या है, वही व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। मंत्री परिषद जो विधायिका का भी क्या हो? सदस्य। अब एक बात समझिए, ये कुछ भी कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है।
लेकिन हमारे यहां क्या होगा, ये कुछ भी करेंगे, इन्हें हर बात का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। यानी कार्यपालिका सदैव विधानमंडल या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी का मतलब रिस्पॉन्सिबल। जैसे हम कहें कि फॉरेन में अगर विदेशों, यूरोप उन देशों की जब हम बात करते हैं, तब आपको पता है सामान्यतः बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायी नहीं, या क्योंकि वो अगर कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो पेरेंट्स ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन हम लोगों के यहाँ सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हम लोगों को अपने पिता के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही तो होती है। वो कहते अगर हम लेट गए हैं 2 घंटे तो हमें ये तो दिमाग में रहता है कहीं पिताजी को या माताजी को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना। अब विवाह हो जाए तो फिर 2 घंटे नहीं, 2 सेकंड तक का क्या देना पड़ सकता है, जवाब देना पड़ सकता है। तो बात समझ में आ रही है, ठीक। तो कहने का मीन, अब हम अगर कंक्लूजन में कहें तो क्या आप एक लाइन में बताएंगे कि अध्यात्मात्मक प्रणाली और संसदात्मक प्रणाली में क्या अंतर है? एक लाइन में अगर हम इसे समझाने की कोशिश करें, और हमारे यहां याद रखेंगे कि संसदात्मक प्रणाली है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं संसदात्मक और यहां मैं लिख रहा हूं अध्यात्मात्मक। पहला कारण राष्ट्राध्यक्ष जो होगा नाम मात्र का होगा। दूसरा हम क्या कहेंगे कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी मतलब जवाबदेही होगी। यहां हम कहें राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वास्तविक होगा, और यहां अगर हम कहें विधायिका और कार्यपालिका में क्या होगा, में पृथक्करण होगा। क्या यहां तक आपको बातें समझ आई? ये बात लिख लो, ये पेपर में पूछी जाती है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा या कौन किसके प्रति। रब करो। तो हम लोगों ने समझा भारत क्या है, सरकार के 3 अंग होते हैं। अब अगर कोई पूछ दे कि भारत में सरकार कौन सी, भारत में सरकार के प्रकार अगर कोई पूछे, तो आपसे कोई पूछे क्या लोकतांत्रिक सरकार है, आप क्या कहेंगे? है? दूसरा कोई पूछे कि क्या भाई संघात्मक सरकार है? तीसरा कोई पूछे कि क्या संसदात्मक सरकार है? क्योंकि हमारे यहाँ नाम मात्र का ही तो होता है, ठीक। तो हमारे यहाँ अगर कोई कह दे एकात्मक है तो हम कहेंगे नहीं, कोई कह दे अध्यात्मात्मक है हम कहेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ 3 चीजें मिलती हैं, पेपर में पूछी गई है बात। ठीक है, इतनी बात क्लियर सभी को? अब देखिए, हमने बताया कार्यपालिका पर, थोड़ा भी और समझिए। हम टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे सरकार में, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। अब कार्यपालिका जो है, मैंने उसका भी क्या अर्थ आपको बताया कि ये सरकार का एक अंग है। पहली बात क्या है, सरकार का अंग है, ठीक। दूसरी हमने क्या बताया, इसका काम क्या होता है, चीजों को लागू करना। ये 2 बातें बताई आपको, सरकार का अंग है और लागू करना क्या होता है, काम। किन्हें लागू करेगा, कानून को, विधि को, यही तो करेगा। अगली बात आप समझे,
ये दो प्रकार की होती है, एक स्थायी बोली जाती है और एक बोली जाती है अस्थायी। अस्थायी, स्थायी में देखिए कौन से आते हैं, जैसे आपने सुना होगा केंद्रीय सचिवालय, सुना है कि नहीं सुना? केंद्रीय सचिवालय देखिए हर जगह, जैसे यहां लखनऊ में भी सचिवालय बना, मतलब वो राज्य का सचिवालय, प्रांतीय सचिवालय हम कहते हैं, इसी तरीके से केंद्र के स्तर पर सचिवालय। इनमें जो लोग जाते हैं, क्या इनका कोई निश्चित पीरियड होता है? नहीं, ये लोग अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं और फिर अपने जीवन पर्यंत इसमें क्या करते हैं? सेवा देते हैं। ठीक, ये क्या आपको पता है सर, हर इनका चुनाव होता है 5 साल 3 साल पर? नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि स्थायी में हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। कौन आते हैं? प्रशासनिक पदाधिकारी। बात समझ? तो स्थायी कार्यपालिका की बात समझ में आ रही। और अस्थायी में राजनीतिक लोग आते हैं, राजनीतिक जैसे जिनका चुनाव हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं होता, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब क्या है आपको पता है अस्थायी है कि नहीं? ऐसे हम सीएम की बात कर दें, राज्यपाल की बात कर दें, ये सब क्या है? अस्थायी। तो एक स्थायी अस्थायी समझ में आ रहा कि राजनीतिक वाला किस में आएंगे? अस्थायी। और स्थायी में कौन आएंगे? अब ध्यान से समझें, देखिए थोड़ा समझ लीजिए कार्यपालिका। ये अगर आप मान लीजिए ऑप्शनल पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन, उसमें इसे बड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। हमारे पेपर के लिए, हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का फुल्का हम सचिवालय बताएंगे जब संस्थाएं बताएंगे। ठीक, कैबिनेट सचिवालय क्या होता है और मंत्री मतलब प्रधानमंत्री सचिवालय क्या होता है, वहां पर संक्षेप में हम थोड़ी बातें जानेंगे, अभी नहीं। हमें मेन क्या पढ़ना? अस्थायी कार्यपालिका, यानी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सी कार्यपालिका? अस्थायी, या हम कहें राजनीतिक कार्यपालिका। स्पष्ट हुआ आपको? और हमने अभी आपको बताया कि हम लोग संसदात्मक, अगर संघात्मक व्यवस्था या संस्थात्मक फॉलो कर रहे हैं तो हमें कौन सी पढ़ना है? दोनों स्तर पर पढ़ना। तो हम आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। हमें समझना है पहले कि कहां पर ये प्रावधान संविधान में भाग 5 में है इसका प्रावधान। आर्टिकल अगर कोई पूछ दे कि कहां से कहां तक है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 52 से 78 तक गिवन है। ठीक है, कौन कौन आता है ये पूछा गया है कई बार, तो इसमें राष्ट्रपति हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति हम इसी में पढ़ेंगे, इसी में हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, इसी में हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे, इसी में हम महान्यायवादी पढ़ेंगे। इतने लोगों को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में हमें पहला टॉपिक क्या मिला है? राष्ट्रपति। ठीक, अब अनुच्छेद के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, आप इसे ध्यान से समझें। अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है एक एक आर्टिकल के। पहला आर्टिकल 52, अगर कीवर्ड में हम कहें तो इसमें राष्ट्रपति का पद दिया है, केवल इतनी बात, शॉर्ट में ही लिखेंगे। ठीक, क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझे क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ में कुछ और बातें भी कहेंगे। कहा कि ये प्रथम नागरिक होगा। क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। दूसरी बात कही गई यहीं पर, प्रथम नागरिक क्यों?
कहा कि ये राष्ट्राध्यक्ष होगा, प्रतिरक्षा करेगा, परिरक्षण करेगा। ये सब चीजें सुन लो, केवल 2 बातें पेपर के लिए याद रखो कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है और उसी में वो से क्या माना गया, भारत का प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक होने से कई अर्थ निकलते हैं, जैसे क्या आपको पता है, मैंने ऐसे प्रैक्टिकल में समझाऊं। मान लीजिए ये परिवार है, दादाजी हैं, इसमें पिताजी हैं और फिर आप हैं, और आप भी वैवाहिक जीवन, तो फिर आपकी ये प्रतिलिपियां हैं, है ना, चिंटू मिंटू सोनू बंटू सब, ठीक है, समझ आ रही बात। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपके घर में कोई निमंत्रण भेजना है, तो वो किसके नाम का भेजेगा? क्या सोनू के नाम का भेजेगा, आपके नाम का, पिता के नाम का, दादा के नाम? दादा के नाम। कहने का मतलब है कि ये प्रथम नागरिक हैं आपके परिवार के, अभी इनके भी होंगे, मतलब कुल मिला के यहां पर। तो प्रथम नागरिक का मतलब यह है कि इसी से सभी हमारे जितने विदेशों से संबंध वगैरह निर्धारित होंगे वो सब किसके नाम से होंगे? हस्ताक्षर होंगे संधि पर, किसके नाम से होंगे? जा जाकर प्रधानमंत्री कुछ भी करें, लेकिन नाम हर जगह किसका चलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि वही परंपरा जो हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था में चलती है वही यहां भी हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 52 सबको क्लियर? हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कोई फैक्ट हमारा छूटे ना। फिर देखिए आर्टिकल 53 में क्या कहा है। कहा कि संपूर्ण कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, संपूर्ण कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब ऐसे ही समझें आप थोड़ा प्रैक्टिकल। ये जो मैंने बताया था कि जो दादाजी हैं इन्हीं के नाम पर तो सब प्रॉपर्टी है भी घर में है, और पिताजी के नाम भी नहीं आती है परंपरागत। आप तो भी बहुत दूर हैं और ये और दूर है, तो संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? तो यही कह रहा है। लेकिन आपको पता है मसल्स में जब तक ताकत रहती है शक्ति सामान्यतः तभी तक रहती है ना। अब दादाजी तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, चल भी नहीं पा रहे हैं, वास्तविक में पावर किसमें है ना। और अगर पिताजी भी मसल्स में कमजोर हो गए तो किसमें आ गई? मतलब आपका मतलब हम आप सबको कहेंगे, ठीक। तो कहने का मीन ये है कि पावर ट्रांसफर हमारे यहां भी ऐसा कहने के लिए संविधान में कह तो ये दिया गया है कि सभी शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। हालांकि अभी हम समझाएंगे इनका वास्तविक रूप में प्रयोग प्रधानमंत्री करेगा। सभी ये जितनी शक्तियां लिखी गई संविधान में लिख कर किसे दे दी गई है? राष्ट्रपति को। लेकिन इसका प्रयोग कौन करेगा वास्तविक में? प्रधानमंत्री। ये बात वहीं से समझ में आएगी जब हम समझाएंगे फिर कि संसदात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर और उसमें क्या कैसे। जैसे देखिए इसके बारे में हम एक बात कहा करते हैं कि आप ऐसे समझिए, ये केवल 3 ही काम करता है, भोजन, भाषण और उद्घाटन। जैसे देखिए घर में कोई फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो दादा को क्या पता चले कि शादी है आपकी, सपोज कर लेते हैं, अभी नहीं हुई, ठीक, ये मिटा दें। कभी कभी ऐसी उपलब्धियां मिल जाती हैं विवाह से पहले, बाद में होता रहता विवाह। तो अगर आपकी शादी तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा? पिताजी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब दादा को किससे मतलब है? भोजन से। बढ़िया कपड़े वपड़े पहना के बैठा दिया गया, 4-6 लोग आए, उन्हें भाषण दे रहे कि देखिए ये हमने अपनी जवानी में ऐसा ऐसा किया, ये किले फतेह किए, है ना। तो फिर ये सब, फिर क्या है कि आगे कोई चीज है कि भाई जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो कहते हैं कि दादाजी नहीं दिखाई दे रहे, तूने भी गर्व महसूस होता है कि आज भी स्कूल का नाम किससे चल रहा है? तो बस सेम राष्ट्रपति का है कि राष्ट्रपति को भोजन भाषण उद्घाटन करने के लिए केवल बुलाया हमारे यहाँ जाता है, सामान्यतः बाकी कोई काम दिया नहीं जाता। यानी ये सभी पावर जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ाने वाले हैं ये कौन एंजॉय करेगा? प्रधानमंत्री। थोड़ा समझा दें यहीं पर क्यों, तो ये डाउट ही क्लियर हो जाए। जब मैंने ये बताया आर्टिकल 174 हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें ये कहा जाएगा कि इसमें मंत्री परिषद होगी और वो मंत्री परिषद किसकी सहायता के लिए होगी? प्रेसिडेंट के। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष पीएम होता है।
समझे? और ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही प्रधानमंत्री काम करता है। एक बार बहुत ज्यादा सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार मानने के लिए बाध्य। कहने का मतलब क्यों ऐसा, देखिए ये मंत्री परिषद भी, अब हम कहना चाहें तो प्रत्यक्ष रूप से विधायिका को चल रही है पावर। कैसे? क्योंकि भाई विधायिका से ही तो ये मंत्री परिषद बनी थी थोड़े लोगों की, और इसे इन्हें जवाब भी देना पड़ता है। इसीलिए हम यहां देखते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है हमारे यहां विधानमंडल में, उसी का कार्यपालिका में बोलबाला चलता है। देखिए एनडीए का इस समय बहुमत है लोकसभा में, है या नहीं? वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं या नहीं? तो कहने का सीधा मतलब यह है कि यह संविधान में यहां ऐसा लिखा है। तो मेन पावर एंजॉय हमारे यहां कौन करेगा? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या है? एक समिति है, वो समिति जो हमने बताया कुछ व्यक्तियों को समूह जो सरकार को संचालित करेगा। तो कौन कर रहा है? मेनली मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ने अपना नेता किसे चुन लिया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है ये सभी मंत्रियों में बराबर परंतु विशिष्ट। समझे? जैसे हम सब भी लड़के हैं, लेकिन उन्हीं में से एक जीजाजी बन के आ जाते हैं, तो हैं तो वो भी पुरुष ही, जेंडर सब कुछ, परंतु विशिष्ट तो बस प्रधानमंत्री है। हाँ, वो उस दौरान जैसे फूफा जी जब बन जाते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत होती है, वही जीजा जी भविष्य में फूफा बनते हैं कि नहीं बनते? तो आर्टिकल 52, 53 समझ में आया सब? चले, अब अगला जो आर्टिकल है, हमें केवल कीवर्ड याद रखने पेपर के लिए, हम समझा आपको नहीं, जिसे समझ बन जाए। निर्वाचक मंडल है इसमें, निर्वाचक मंडल। इसमें राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल। अच्छा, निर्वाचक मंडल क्या मतलब कि इसे जो चुनेगा, जब इसका चुनाव है तो उसमें कौन कौन भाग लेगा, यही तो मतलब है। अब हमें दो चीजें समझनी है कि कौन भाग लेगा एक तरफ, और कौन नहीं लेगा, दोनों पूछी जाती। कौन भाग लेगा मतलब कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होगा, और हम इधर बता रहे हैं कि कौन शामिल नहीं होगा, कौन शामिल नहीं होगा। एक बात तो सेंटेंस यहां पर लिख लें कसम खाके कि निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे। हम क्या लिख रहे हैं? निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य। अब कहां कहां के निर्वाचित सदस्य? देखिए संसद के, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, और राज्यसभा, और राज्यों की विधानसभाओं के, विधानसभाओं के। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन? एक तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन एक बात याद रखेंगे, सभी के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ठीक है? ये लोग भाग लेंगे इसमें। ये समझ में आया? अब हम समझाने जा रहे हैं कौन भाग नहीं लेगा। देखिए संसद में आपको पता 2 लोकसभा में मनोनीत होते थे, अब नहीं हो रहे हालांकि, लेकिन 12 आज भी राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, संसद के मनोनीत। दूसरा अगर हम बात करें, विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, कि मनोनीत। तीसरा विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे, सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो ये बात क्लियर सभी को? क्या समझ आया कि कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा?
ये निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के चुनाव का, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लिखिए निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति। अच्छा, ये पहली बात तो देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो रहे हैं। अब ऐसे तो राज्यसभा के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें आम जनता के एक बार प्रतिनिधित्व देना है वहां पर, और वो पर्याप्त हो जाता है, उसके लिए कोई जरूरी उतना नहीं रहता। अब वैसे भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बहुत विवाद है। अभी हम पद्धति की भी बात करेंगे, तो पद्धति में हमारे यहाँ हमने बताया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जबकि जब आप पढ़ोगे सिस्टम इलेक्शन प्रोसीजर तब पता चलेगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति वहां होनी चाहिए जहां कई लोगों को चुना जाना हो, एक कैंडिडेट के लिए नहीं होनी चाहिए, समझे। तो हमारे यहाँ नाम मात्र का बनाना था उसे, बस एक गणराज्य के सिस्टम को लाना था, उसकी वजह से ऐसा किया गया, ठीक। तो वो विवादित मुद्दों पर हम बाद में बात कर लेंगे, अभी आप ऐसी चीजों को पढ़ लीजिए जो प्रीलिम्स वगैरह में सीधे सीधे पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 55, हमें क्या इसमें कीवर्ड याद रखना है, कोई पूछे कि क्या है, तो निर्वाचन की रीति है, रीति, समझे। जैसे हम लोग के विवाह की एक रीति है ना, कि विवाह के लिए कंपलसरी पहले क्या, लड़का लड़की होना चाहिए, फिर अच्छा बड़ा मतलब चलिए कोई, आप समझ लीजिए उसमें कितनी कंडीशंस हैं, और फिर उसकी पद्धति भी निर्धारित, जैसे कोई प्रेम विवाह करेगा, कोई कैसा करेगा। भाई आप जब पढ़ते हो उत्तर वैदिक काल तो 8 प्रकार का विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह है, तो कौन सा विवाह करेंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। तो सेम निर्वाचन की रीति में है। अब हमें ये समझना है कि राष्ट्रपति किसे, जैसे नहीं कहते कि कौन व्यक्ति जो है वो दूल्हा बनेगा, तो इन्हें कैसे पद्धति से एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, और किसकी किस्मत खुलेगी ये देखना है। तो वही चीजें बताए। पहला क्या निर्वाचन की रीति में तय किया इन्होंने, कहा अब देखिए जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कास्ट सिस्टम, सेम कास्ट में मैरिज जो है उसे मानते हैं ना, तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि पहले मतमूल्य निर्धारित करेंगे हम। मतमूल्य मतलब स्टेटस, जैसे हम लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा वैल्यू निर्धारित होना है, समझ। तो मतमूल्य, अब हर कैंडिडेट का मतमूल्य अलग अलग होता है, सरकारी वाला देखेंगे तो अलग मिलेगा, प्राइवेट वाला अलग, लड़कियों में भी होता है, ऐसी बात नहीं, हम लोग भी कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसका इतने में चल जाएगा, इसका इतने में चल जाएगा, इसका इतने में चल जाएगा, है ना। जैसे अब मान लीजिए कोई कहे कि मस्तिष्क अवशेषी अंग है, कितने में चलेगा, तो प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं समझ पा रहे भाई। तो और अगर मस्तिष्क एक्टिव है तो कहेंगे थोड़ा कम प्राइस में चल जाएगा। तो इस तरीके से मतमूल्य निर्धारित। मतमूल्य किसका निर्धारित, अभी देखिए मैंने क्या बताया, विधानसभा के सदस्यों को हम एमएलए कहते हैं या विधायक कहते हो, आप कहते हो या नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और संसद के लोग सामान्यतः हम लोग एमपी कह देते हैं, एमपी। तो हम बताना क्या चाहते हैं, यहां जो मतमूल्य निर्धारित करने का फार्मूला हम बताएंगे, लेकिन याद ये रखना है कि सभी राज्यों के एमएलओ का जो मतमूल्य होता है वो अलग अलग होता है, ये लिखते जाइए, सभी राज्यों के एमएलओ का मतमूल्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। लेकिन एमपी चाहे राज्यसभा का हो चाहे उनका हो, तो मतमूल्य क्या होता है, समान होता है। राज्यसभा और लोकसभा के एमपी का मतमूल्य जो फार्मूला बनाया गया उसके आधार पर क्या बनाया गया, समान बनाया, ठीक, ये चीज। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछे थे सीधे से, वो मैंने दोनों ऐसे कोट कर दिए। अब हम सिखाते हैं सूत्र क्या है। यहां पर लिखेंगे एमएलए का मतमूल्य, एमएलए का मतमूल्य बराबर, फार्मूला लिखेंगे राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या
अपान विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। हम इससे किसका निकालते हैं? एमएलए का मत मूल्य। अब आप देखिए, मैंने जो ये चीज समझाई है कि सभी एमएलए का मत मूल्य भिन्न भिन्न होगा। बताइए, क्या सभी राज्यों में पॉपुलेशन समान है? नहीं। जब सभी में समान नहीं और सभी में सदस्य भी अलग अलग है, इसका मतलब इनकी वोट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा वहां की वोट वैल्यू ज्यादा, और जहां कम वहां की कम। क्यों लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का रास्ता गुजरता है? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भारत में किस राज्य में? यूपी में। यानी वहीं के एमएलए का जो वोट ऑफ वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? स्पष्ट हो रही? अब हम सिखाते हैं आपको एमपी का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। ये नोट कर लिया सभी? एमपी का मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य बराबर, हम पहली लाइन लिखेंगे सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य अपान संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या। लिख लिया? अब जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो भी वैल्यू वोट निकाला था, अगर हम उसे संसद के सभी सदस्यों से भाग देने, जैसे आप समझिए, हम जानते हैं टोटल 545 में से 543 लोकसभा में निर्वाचित है और 238 जो हैं वो राज्यसभा में निर्वाचित है। 250 है, 1200 मनोनीत होते। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 8 3 11 1। यहां पर अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? यानी 781। 700 नहीं, हाँ सही है, 781। क्या है कि सभी स्टेट का मत मूल्य मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का हमने मान लिया कि 12 करोड़ आ गया, ठीक। ऐसे मान लीजिए एमपी का मान लिया 10 करोड़ आ गया, राजस्थान का, सबका हमने जोड़ा और 781 से भाग दिया तो हर एमपी का क्या निकल कर आ जाएगा? मत मूल्य। तो पहला उन्होंने कहा कि हम वैल्यू ऑफ वोट निर्धारित करेंगे, ठीक। मतलब क्या है कि डिमांड हो गई, दहेज कितना नहीं। जैसे आप देखिए, शादी देखने से पहले जाते हैं लोग, पहले ये देख लेते हैं कि वो घर का स्तर कैसा है ना। अब ऐसे थोड़ी कि मतलब सब, अभी हम लोग यहाँ किस स्तर के लोग आएंगे विवाह के लिए? भाई औकात के बराबर ही आएंगे। अब ऐसे थोड़ी ना कि मान लीजिए कि सबको अपना अपना प्राइस तक पता है। तो मत, आपको वोट ऑफ वैल्यू समझ आ रही बात? अब दूसरे पे आते हैं, हम लोग फोकस करते हैं। दूसरा क्या कहा? जब वोट वैल्यू निर्धारित हो गई तो कहा कि पद्धति बताओ अच्छा कैसी होगी। तो यहां पर कहा गया आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होगी। कहा उसमें एकल संक्रमण भी लागू होगा और कहा गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान होगा। बताएं। अब हम थोड़ा समझा देते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये लिख लिया आपने? अब ये दो तरीके की होती है। एक होती है एकल संक्रमण और एक होती है हम कहते हैं सूची एकल संक्रमण। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, एसटीवी।
और एक होती है सूची विधि। बहुत हम संक्षेप में आपको समझाते हैं, जैसे लिस्ट सिस्टम कहते हैं। ध्यान से समझिए। एकल संक्रमणी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद के लिए 3 लोग खड़े हुए हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो ये सभी को वोट देगा प्रेफरेंस में। मान लीजिए पहला व्यक्ति था, वो ए को ही सबसे ज्यादा पसंद करता, तो उसके आगे 1 लिख देगा। फिर उसे बी को भी वोट देना पड़ेगा, वो बी के आगे 2 लिख देगा। सी को भी वोट देना पड़ेगा, उसके आगे सी लिखेगा, 3 लिख देगा। दूसरा व्यक्ति गया, वो मान लीजिए बी को सबसे ज्यादा पसंद करता था और फिर सेकंड नंबर पर सी को करता था, इन्हें सबसे बाद में। ऐसे ही करके प्रेफरेंशियल ये सब वोटिंग करेंगे। फिर एक कोटा सिस्टम होता है और उस कोटा सिस्टम में जो मिनिमम कोटा पाता है वही विजेता हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग के यहाँ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं या पंचायती सदस्यों के चुनाव होते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसे हम कहते हैं बहुमत जो पाएगा वही विजेता हो जाएगा। समझ? तो हालांकि इस सिस्टम को माना ये कहा जाता तब लागू होना चाहिए जब एक से ज्यादा प्रतिनिधि निर्वाचित होने हों, लेकिन हमारे यहाँ एक ही राष्ट्रपति चुना जाता, फिर भी इसे फॉलो कर लिया गया। उसके अपने एक तर्क हैं, वो डिबेटेबल सब्जेक्ट है, हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि एकल संक्रमण का मतलब क्या है, प्रेफरेंशियल वरीयता क्रम में वोटिंग आएगी। ठीक है? और लेकिन जब काउंट होगा तो हर व्यक्ति का केवल एक ही वोट काउंट होगा। समझे? वो एक जटिल उसमें ना जाइए। सूची में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट को वोट ना देकर पार्टी को वोट दिया जाता है। जैसे हमारे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है और एसपी मान लेते हो, बीएसपी मान लेते हैं। ठीक? अब इनका वोट बैंक सबका मान लेते हैं कि इसका 30% है, इसका मान लीजिए 20% है, इसका मान लीजिए 15% है, इसका 5%, जो भी। अब इतने इतने परसेंट कैंडिडेट ही इनके चुन के पहुंच जाएंगे। मतलब क्या, कैंडिडेट को वोट इसमें नहीं दिया जाता है, इसमें पार्टी को वोट दिया जाता है। बात समझ? तो उसे हम क्या कहते हैं, सूची सिस्टम। इससे फायदा क्या होता है लिस्ट सिस्टम से? इससे जितने परसेंटेज जिस भी प्रकार की जनसंख्या का होता है, मान लीजिए गरीब, पिछड़े, जनजाति जैसे, उनके उतने ही परसेंट कैंडिडेट पहुंच जाते हैं। मान लीजिए रिलीजन बेस वहां पर प्रेजेंटेशन हो रहा, तो जितने परसेंट हिंदू तो उतने हिंदू के पहुंच गए, जितने मुस्लिम तो उतने मुस्लिम पहुंच गए, जितने सिख तो उतने सिख पहुंच गए। तो ये बेल्जियम वगैरह में चलता है सिस्टम। ठीक है? तो हमारे यहाँ ये सिस्टम चलता नहीं है। तो हमने जो सिस्टम अपनाया वो कौन सा अपनाया, वरीयता क्रम वाला है। यानी राष्ट्रपति को वोट जब लोग देते हैं तो राष्ट्रपति में अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो सब लोग 1, 2, 3 प्रेफरेंस देकर वोट आते हैं। समझ आई बात? इतनी बात क्लियर सबको? तो पद्धति समझ में आ गई। अब हम बताते हैं प्रकार। थोड़े थोड़े यहां से बेसिक क्लियर करते रहना, जो आगे के काम में आ जाएंगे। फिर पूछा कि इसका प्रकार कैसा होगा, चुनाव का। चुनाव का प्रकार, पहली बात देखिए क्या इन्होंने बताई। पहले तो ये समझ लीजिए 2 तरीके का प्रकार चुनाव होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, जिसमें आम लोग भागीदार मतदान करें, वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। जैसे हम लोग आम लोग हैं कि नहीं, और हम जिन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट करने जाएं वो सभी चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष। आप बताइए, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आपने कभी वोट किया है? नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जब हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए तो इसमें प्रतिनिधियों द्वारा वोट होता है, प्रतिनिधियों द्वारा। या हम कहें कि कुछ लोग विशेषाधिकार या कुछ ही लोगों को मतदान का अधिकार होता है। ठीक? तो वो कैसा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव का प्रकार कौन सा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष चुनाव। तो समझ में आ रही बात? मम्मी पापा निर्धारित कर रहे हैं, नहीं समझ पाए? वरीयता क्रम भी चल रहा है कि ये वाला नहीं रिश्ता बनेगा तो वो वाला नहीं तो वो वाला नहीं तो वो वाला। पहले कोशिश की कि इसी को चुन लें, फिर वहां दहेज का लेन देन नहीं बन पाया, कहीं पता चला लड़का दारू पीता है, कहीं पता चला कुछ और, तो अंततः फिर क्या, कुल मिला के तुम्हें मौका नहीं मिला। तो राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ कैसा है, बिल्कुल भारतीय विवाह की पद्धति पर आधारित। हर वही चीज विजुलाइज कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही। अब देखिए
क्या अच्छा बताइए, जब अप्रत्यक्ष विवाह होता है तो केवल पिताजी जाके निर्धारित कर देंगे, केवल मम्मी निर्धारित कर देंगे, फूफा जीजा दादा दादी सबसे पूछा जाएगा ना। तो यही ये भी बताया, कहा कि अगर आपको चुनना है, उम्मीदवारी प्रस्तुत करनी है, तो 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अब जब ये पहुंचेंगे तब आप हमें ये बताइए, लड़की को देखने जाते हैं तो कुछ न कुछ तो गिफ्ट देकर आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? मतलब नहीं, वो एंगेजमेंट वरिष्ठ कुछ जो भी कहते हो, अपनी हुई नहीं तो अपने पता नहीं तो जो भी कहते हैं, तो ये इससे कहा गया कि आरबीआई में 15,000 रुपए आपको जमा करने हैं जमानत में। जमानत राशि कितनी जमा करनी है? 15,000। ठीक है। अब मान लीजिए कि जमानत राशि देकर भी आए, ठीक है, और फिर बाद में पता चले कुछ ऐसे अवगुण हैं, जुआ खेलते हैं या समथिंग समथिंग जितने भी हैं, तो क्या वो पैसा वापस होगा? नहीं। कहा कि सभी पैरामीटर, कहा कि अगर 1/6 से कम वैध मत पाओगे, वैध मत प्राप्त किए, तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जब्त हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि भारतीय बहुत जगह एंगेजमेंट वगैरह होती है, उसके बाद वो पैसा ऐसा भी डूब जाता, दूसरी जगह देख लेते हैं लोग, होता है ऐसा दांव बहुत जगह। तो बस यही है या तो ये लोग सब जमानत राशि जब्त किए बैठे हैं इसलिए नीचे को देख देख कह रहे ये तो सभी राज सामने आ गए। किसका? आकाश कि खुली है लॉटरी, ठीक, रफ करने तो निर्वाचन रीति समझ में आ रहा? क्या क्या इसमें बताया? वोट वैल्यू कैसे निर्धारित, सब कुछ। अब उसके बाद क्या बताया? कोटा सिस्टम, ध्यान से समझिए। कोटा के लिए फार्मूला क्या होता? कुल वैध मत बटे प्रति सदस्य संख्या +1+1। ठीक, समझ रहे? इसे समझिएगा, कुल वैध मत मान लें अगर हम 100% है राष्ट्रपति में, तो एक ही तो राष्ट्रपति चुना जाना है, +1+1+1। इसे अगर हम हल कर देंगे तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 50% +1, यानी राष्ट्रपति के लिए कोटा कितना होता है? 50% से अधिक मत मिलने चाहिए उसे। यही मान लीजिए राज्यसभा के सदस्यों का कोटा निकालना होता, इसी में हम मान लो 5 सदस्य चुनने हैं तो हम यहाँ 5 रख देते। सपोज करो 4 चुनने हैं तो 100 ले लेते, और यहाँ 4+1 और +1, यानी हम कितना कर देते? 20 से कैंसिल करते तो 20% +1। यानी अगर 4 राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाने हैं तो 20% जिसके कैंडिडेट होंगे वो एक कैंडिडेट क्या कर देगा? चुन के भेज देगा। इसी तरीके देखते हो विधानसभा वगैरह में जब राज्यों में सरकारें बनती हैं तो हर बार राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं, और उसी पार्टी के ज्यादा सदस्य जाते हैं जिसकी विधानसभा में सरकार होती है या केंद्र के या प्रांत के स्तर पर सरकार होती है। तो कोटा सिस्टम समझ में आ रहा? क्योंकि यही पद्धति हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी। तो आर्टिकल 55 सबको क्लियर है? अब आर्टिकल 56 डालिए, पदावधि। आर्टिकल 56 फोकस करें थोड़ा। इसमें पहले तो यही कि पद धारण करने की तिथि से, ये पद धारण जरूर याद रखना, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
हो गया। दूसरा क्या बताएं, कहा कि अगर त्यागपत्र देना आप चाहता है वो, तो किसे त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। और कहा कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता। ठीक है। अब एक चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन, महाभियोग द्वारा हटाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 56 में है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी यह प्रावधान आर्टिकल 61 में है। तो अगर कोई पूछे कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा ये किस अनुच्छेद में है, तो 56। अगर पूछे महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, तो अनुच्छेद 61। समझ आ रही बात? नहीं तो ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, ये बात यहां पर कही गई। ठीक। फिर आपको पता है पदावधि कब, एक चीज और यहां पर स्पष्ट की गई, इसे ध्यान से समझें। मान लीजिए कि इसका जो काम है, इसने कार्यकाल इसका समाप्त हो गया। कार्यकाल कितना है इसका? 5 वर्ष। और इसका उत्तराधिकारी अभी नहीं आ पाया, तो ये तब तक पद पर बना रहेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी आके पद धारण ना कर ले। तो हम क्या लिखेंगे? 5 वर्ष के पश्चात भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले। 5 वर्ष के पश्चात भी तब तक पद धारण करेगा जब तक उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले। सबको समझ में आया? ठीक। अब देखिए आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के बारे में बात करता है। री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन क्या है समझिए। हमारे यहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, ठीक, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार बन सकता है। भारत में की हम बात करें तो कितनी भी बार, है ना, कितनी भी बार। यही बस फॉरेन वाली पद्धति से हमारे यहाँ एक प्रोविजन अलग है। हमारे यहाँ सामान्यतः विवाह 1 ही 2 बार होता है, लेकिन विदेशों में जाएं तो बस यही एक 22 वर्ष का कंडीशन है। आर्टिकल 57। और वैसे भी जिंदगी में कहते 5-7 लड़कों के लिए शुभ नहीं होते, है ना। 7 जिस दिन से, है ना, अब 5 भी बहुत चीजें होती तो समझ में आ रही बात। तो ये 2 बार यूएसए का है और कितनी भी बार इंडिया। ठीक। अब आर्टिकल 58 में डालेंगे योग्यताएं। योग्यताएं, सबसे पहले आप लिखेंगे भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, इस टर्म को थोड़ा समझें। योग्यता भारत के नागरिक में हमारे यहां देखिए, आपको पता है मैंने बताया था नागरिकता पढ़ाई है तो जन्मजात नागरिक हो सकता है, हो सकता है, या वो इस आधार पर देशीकरण से नागरिकता ले ले, पंजीकरण से नागरिकता ले ले, या हमने कोई भी क्षेत्र एक्वायर किया है उसके आधार पर वो नागरिकता ले ले। जैसे हमने सिक्किम को भारत में मिलाया, गोवा को मिलाया, है ना, पुदुचेरी, चंद्रनगर, इनका कोई व्यक्ति और नागरिक बन जाए। या देशीकरण मतलब क्या है आप जानते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आके सिटीजनशिप ले ले। पंजीकरण भी जानते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति क्या करे, सिटीजनशिप ले ले। हमारे यहाँ चाहे जैसा, बस नागरिक होना जरूरी है, समझे। मतलब वो हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसके पास बस भारत की नागरिकता हो। लेकिन यहां पर यूएसए का लिखेंगे, यूएसए में वही व्यक्ति नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है जो वहां जन्मा हो, जन्म से नागरिक हो, समझे। यानी उसके माता पिता वहां के क्या होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए। बस क्लियर है, ठीक। तो ये बात भी आप लिख लेंगे, यूएसए में केवल यही लागू होता है
और इंडिया में दोनों लागू होते हैं। तो पहली योग्यता सबको समझ आई। अब दूसरा क्या कहा? कहा कि न्यूनतम 35 वर्ष का हो। दूसरी क्या कहा? न्यूनतम आयु दी है। न्यूनतम कितने बताइए? कृष्ण कह रहे हैं, एक लाइन है कि मैया मेरा ब्याह करा दो, तो करा दिया था क्या उन्होंने? नहीं कराया। क्यों? उसके लिए क्या होनी चाहिए? हाँ, न्यूनतम पूरी हो गई हो तो कर लो, अगर नहीं तो लेट होना भी ठीक नहीं। तो अधिकतम आयु नहीं दी गई, अधिकतम 85 वाला भी है ना। अब बताइए, अपने आप बोल नहीं सकते इसमें, नहीं तो एक एग्जाम्पल हम देते भी। भारत में एक विवाह हाल में ही हमने देखा, वो आपको पता है शायद, मुझे लग रहा है 67-68 कुछ उम्र दिखा रहे हैं। वो बात अलग है कि वो स्त्री की भी उम्र 50+ है, तो फिर सेलिब्रिटी टाइप व्यक्ति हैं। तो न्यूनतम कितनी है? 33। ठीक। तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, लोकसभा के का सदस्य होने की योग्यता रखता, होने की योग्यता रखता। अब लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता का मतलब क्या है? 25 वर्ष भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और समय समय पर जो हमारा आर्टिकल, वो एक अधिनियम है आरपीए एक्ट बोलते हैं 1951, उसके तहत एक नहीं कहा गया कि 2 वर्ष तक का कारावास समथिंग ना हुआ हो, और इस तरीके, मतलब जो योग्यताएं निर्धारित कर दी जाए वो योग्यताएं वो पूरी करता हो, समझ, तो वो हो जाएगा। अब चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। मतलब क्या है कि विवाह करना है अगर तो शादीशुदा हो ऑलरेडी तो मानेंगे, लेकिन ध्यान सोचिए, पहले राजा जो होते थे एक विवाह हो भी गया हो फिर भी वो कई विवाह करते थे। याद करिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी से विवाह किया, फिर जाके कुबेर नागर से विवाह किया, मतलब जहां जाता था वहां क्या कर लेता था? विवाह कर लेता। और वो भी इतिहास में दिखा कि ध्रुव देवी से बड़ा प्रेम करता था, ध्रुव देवी के चक्कर में इतना बड़ा युद्ध जाके लड़ा था। कहने का मतलब क्या, अगर आप सपोज करिए आप अभी भविष्य में आईएएस ऑफिसर बन जाए, अब पता चले कि आप थोड़ा लंपट टाइप व्यक्ति हैं। लंपट समझते हैं? नहीं समझते है? वो ही वाला कि हुस्न तुम्हारा मजबूरी है, इश्क हमारी मजबूरी है, नहीं समझ पाए। जिस लड़की को देखा बस उसी के कहने लगे कि ये तुम्हारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी। तो इस वाला सीन पे अगर आप हैं, लेकिन आप आईएएस हैं तो कंडीशंस बनने के आपका विवाह हो जाता है। क्योंकि एक बहुत लॉजिकल बात बताएं, स्त्री हमेशा सत्ता की ओर आकर्षित होती है, और स्त्री इसलिए संघर्ष में भी रहती है। हमेशा आप देखिए वो पावर की ओर अपलिफ्ट हो रही होगी, उस बाकी वो कुछ नहीं, कोई पैसे की पावर देखती है, कोई सोशल स्टेटस की पावर देखती है, कुछ भी देखेगी, लेकिन वो देखेगी क्या अंततः? पावर। पावर के अलावा वो अट्रैक्शन पॉइंट उसका रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। अब मीरा बन जाए तो बात अलग, और ऐसे रेयर भाई एग्जांपल्स अलग हैं। तो लाभ के पद पर ना हो ऐसा किसमें कह रहे हैं? ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो हम समझाना चाहते हैं, लाभ के पद पर कौन से पद नहीं मानेंगे? कहा कि आप ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं तो ये लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति हैं लाभ का पद नहीं है, कहा कि मंत्री परिषद में हैं, कोई मंत्री अंतरी है लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल हैं लाभ का पद नहीं है। मतलब क्या, ये सभी राजनीतिक हैं, अस्थायी कार्यपालिका हैं, इलीगल अफेयर में है, वो लाभ आपके पद नहीं है। नहीं समझ पाए? ये शादी की पहले के सब अफेयर है, और ये कहते हैं कि आओगे तो परमानेंसी मिल जाएगी। तो योग्यताएं समझ में आ रही हैं आपको कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब 56 पद हमारे यहाँ लाभ के पद नहीं माने गए हैं, और वो सभी अस्थायी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप छोटी सी भी सरकारी नौकरी में हैं लेकिन उसमें परमानेंसी है तो उसे क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। यानी आप आईएएस भी हैं, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो आईएएस के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन राज्यपाल के पद से नहीं, मंत्री के पद से नहीं।
लेकिन जब राष्ट्रपति बन जाओगे तो सदस्यता से त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। अब भाई जब परमानेंट शादी कर लिया, अब फिर सोच रहे हो कि वो भी चलाए, तो चलिए डाल लीजिए आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 देखिए, इसमें कहा गया है कि हम शर्तें राष्ट्रपति के सबसे पहले शर्त ये रख दी, जैसे मैंने आपको बताया कि सदस्य नहीं ये रहेगा किसी का भी, चाहे विधानसभा का हो और या किसका हो, संसद का हो। अगर सदस्य है तो उसे सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, पहली शर्त। ठीक। अब दूसरा क्या कहा कि हम आपको आवास देंगे। ठीक है, और आवास भी क्या, आपको उसका कोई किराया नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है। तीसरा कहा कि संसद आपका निर्धारित करेगी क्या, वेतन, भत्ता और परिलब्धि। जैसे सामान्यतः वेतन हम जानते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ है इसका। कितना है, 5 लाख रुपए। तो ये भी निर्धारित संसद करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो क्या शर्तें दे रहे हैं कि कोसी के सदस्य ना रहो, आवास आपको मिलेगा, आपको ये वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है। फिर कहा कि कम भी नहीं करेंगे हम वेतन, ये कम नहीं किया जाएगा। नहीं, आपातकाल के दौरान तो कम हो सकता है, सामान्य केसेस में संसद इस वेतन को कम नहीं करेगी। ठीक। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों उससे रिलेट कर रहा हूं। ठीक है। अब बताइए कि व्यक्ति अगर ससुराल जाएगा तो उसे ये सब सुविधाएं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और अगर वो कुछ गलत कर्म करके जाए तो कुछ भी मिलेगा, हो सकता है घर में घुसने ना दिया जाए। तो आवास मिला, फिर बाद में जो नहीं होता है दक्षिणा मिलती है भारतीय परंपरा में, वो भी हो सकता ना मिले। तो सदस्य अगर मान ली वहां जाके कोई सदस्यता लेने का प्रयास कर रहा तो सोचेंगे अगली बार ना आए। सदस्यता लेना समझते हैं ना, ससुराल में जाके सदस्यता लेने की प्रयास करते हैं लोग। हाँ, तो वो चीजें, तो ये चीजें भी आपको समझना है कि ये सब शर्तें भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 60 पर। हमें केवल कीवर्ड में याद रखना है कि इसमें शपथ दी गई है, ओथ जिसे कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता, पहले तो यह कहता है कि हम अपने पद का शपथ लेता है, अपने पद की। दूसरा देखिए वो क्या कहता है कि संविधान की रक्षा और परिरक्षा की शपथ लेता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे यहां संविधान के संरक्षक 2 हैं। पहला संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा संरक्षक कौन है, राष्ट्रपति। अगर कभी ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ना हो और वरीयता देनी पड़े तो आप किसे देंगे, राष्ट्रपति। ये भी इसमें इसकी भी शपथ लेता है कि हम जो जनता की सेवा और कल्याण के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका का हेड यही है। सेवा और कल्याण की भी क्या लेता है, शपथ लेता है, यानी अपने पद की शपथ ले रहा है। और किसकी, संविधान। शपथ लेगा किसके समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। त्यागपत्र किसे दे रहा था, क्रम थोड़ा समझेंगे शपथ का। पहले तो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अगर ये अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। कहां का वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, तो इसके समझ शपथ लेना। अब हम समझाते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। फिर गिर गया।
महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल डालेंगे 61, ठीक। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट हम बोलते हैं इसे। थोड़ा फोकस करें। मैंने बताया महाभियोग किस में दिया है, आर्टिकल 56 में। प्रक्रिया कहां दी गई है, 61, ठीक। ये पहला। प्रक्रिया में क्या कहा, कोई पूछे कि कब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, कारण एकमात्र है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन, जैसे जैसे हम कोड वर्ड में लिखा रहे हैं वैसे अगर वो करें तो पूरा स्टेप आपका प्रिपेयर हो जाएगा। संविधान का उल्लंघन, ठीक है। अगर संविधान का उल्लंघन किया हो तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 14 दिन पूर्व नोटिस देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व नोटिस, और नोटिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने नहीं, कह देने मात्र से हो जाएगा। कितने सदस्य, जो लोकसभा है तो उस लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4, राज्यसभा में अगर शुरू करना है, राज्यसभा दे रहा है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/4, इतने लोग नोटिस दें कम से कम। और नोटिस अगर दे दिया है तो पूछा जाए कि कौन से सदन में शुरू कर सकते हैं, तो हम कहते हैं किसी भी सदन में। किसी भी सदन में मतलब चाहे हम इसे शुरू कर दें लोकसभा से और चाहे तो हम राज्यसभा से। तो 3 बातें स्टेप समझ आए। कारण संविधान का उल्लंघन होना चाहिए, 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होगी और नोटिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगली बात की बात करें कि कहां शुरू कर सकते हैं हम, तो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा से इस प्रक्रिया को शुरू कर ले चाहे राज्यसभा से। और जिस भी सदन में हम शुरू करेंगे, ध्यान से समझिए, अगर उस सदन में प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाए, ठीक है, जिस भी सदन में शुरू करें तो किस बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, पारित हो जाए। यहां विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का 2/3। हालांकि ये इफेक्टिव मेजोरिटी है, प्रभावी बहुमत, लेकिन इसे वो ऑप्शन में विशेष ही लिख के देते हैं तो हम इसलिए विशेष पढ़ा रहे हैं हमको। कुल सदस्यों का 2/3। और अगर इसमें पारित हो गया तो दूसरे सदन की स्थिति समझिएगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है कि वो स्वयं, राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आरोपों का खंडन कर सकता है। आरोपों का खंडन, आरोपों का खंडन। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या कर लेगा, आरोपों का खंडन करे। और अगर नहीं हो पाते हैं तो इसमें भी किससे, विशेष बहुमत से पारित हो जाए। विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो इसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा माना जाता है। इसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा माना जाता है। समझ में आ रही बात? पूरी प्रोसेस समझ में आई। पहला स्टेप क्या, कारण क्या हो, किस सदन में प्रस्तुत होगा, नोटिस क्या होगी, कौन खंडन करेगा, कौन सा बहुमत होगा, बस इतनी बातें पूछी जाती। अब पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। तो आप लिखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है
तो एक पॉइंट केवल लिखेंगे, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ठीक। अब कौन नहीं लेता है, देखिए बाकी कोई भी नहीं लेगा, मींस कौन, विधानसभा के सदस्य लेंगे क्या, नहीं ले रहे हैं। विधान परिषद के भी सदस्य नहीं ले रहे हैं। एक प्रश्न वो ऐसे करके पूछते हैं कि वे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। समझ आ रही बात, तो ये चीज लिखो। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो सबको आर्टिकल 61 समझ में आए। अब आर्टिकल 62 लिखेंगे, पद रिक्तता, पद रिक्तता। पहले कारण बताएंगे हैं पद रिक्त कब कब हो सकता है, ठीक है। जैसे पहला कारण क्या है, अगर राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। दूसरा वो क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे। तीसरा वो कार्य करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए। और चौथा उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये परिस्थितियां ही बनेंगी, होंगी या नहीं। फिर इसमें यह कहा गया है कि 6 माह से अधिक, मतलब 6 माह के भीतर चुनाव हम करवा लेंगे, इसका चुनाव संपन्न कराएंगे 6 माह के भीतर। तो तब तक क्या होगा, कार्यवाहक के रूप में क्या क्रम चलेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन बनेगा पहला, उपराष्ट्रपति को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजेआई, मतलब अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। अरे वरिष्ठ तो कोई ना कोई हो गई। तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए थोड़ा फोकस करेंगे, हमने आपको क्या क्या समझा लिया। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के बारे में आपने क्या क्या जान लिया। पहला आपने समझ लिया कि पद कहाँ है। दूसरा आपने देखा कि इसमें शक्तियां कौन सी हैं। तीसरा आपने इसका निर्वाचक मंडल समझ लिया, समझा कि नहीं। फिर आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या होगी, देखी। और फिर अगर हम कहें तो आपने क्या समझा, पदावधि, पदावधि समझी। फिर अगर हम देखें पुनर्निर्वाचन रीति भी देखी आपने। पुनर्निर्वाचन रीति के बाद हमने योग्यताएं भी इसकी समझा दी आपको। योग्यताओं के बाद अगर हम देखें तो हमने इसकी क्या बताई, शर्तें। उसके बाद हमने इसकी शपथ के बारे में जिक्र कर दिया। उसके बाद हमने इसकी महाभियोग प्रक्रिया बता दी और आपको क्या बता दिया, पद रिक्तता। अब जो मेजर कॉन्सेप्ट बचे हैं वो कौन कौन से। पहला कि इसकी शक्तियां कौन कौन सी। इसके पास कार्यपालिका शक्तियां भी हैं, विधायी शक्तियां भी हैं, न्यायिक शक्तियां भी हैं, आपातकालीन शक्तियां भी हैं, सैन्य शक्तियां भी हैं। फिर बचा है इसके पास वीटो पावर, इसका क्या है। फिर बचा इसके ऑर्डिनेंस की पावर क्या है। और फिर हम देखेंगे कुछ फैक्चुअल राष्ट्रपतियों के बारे में, कुछ डेटा जो फेमस, जैसे पहली महिला राष्ट्रपति, पहले निर्विरोध चुने राष्ट्रपति, है ना, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, इस तरीके का। तो अगली क्लास में हम आपको ये चीजें सब स्पष्ट करेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये हमने बेसिक चीजें आपको यहां तक बता दी। अब आगे हम इसमें जो कॉन्सेप्चुअल हैं उन चीजों को बहुत क्लेसिफाइड तरीके से बताएंगे कि क्या होती हैं रियल में, कैसे विजुलाइज करेंगे, ठीक है।